Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss a topic from economics which is velocity of circulation and students इस टॉपिक से लास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया था तो अब वो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा बट अगर इस सेम टॉपिक से कोई और क्वेश्चन इस बार के पेपर में आता है तो आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट करें। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज इस टॉपिक को लेकर कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है कवर करने के लिए। And if you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. So students, firstly we will see what is velocity of circulation, the introduction to this term. So this refers to the average number of times a single unit of money changes hands in an economy during a given period of time. सो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से जिस स्पीड पे जो है मनी सर्कुलेट हो रहा है उसी को आप वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एक सिंगल यूनिट ऑफ मनी हैज़ बीन एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वेरियस ट्रांजेक्शन्स के बीच में जब एक ही सिंगल यूनिट ऑफ मनी वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो रही है, किस पेस पे एक्सचेंज हो रही है, कितनी स्पीड पे, वो देखा जाता है और यही होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। सो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो अगर आपको नॉट वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या होते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे अभी फर्दर स्लाइड्स में। बट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन के से रिलेटेड अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, जो और चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं एमसीक्यूज़ के, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, इट ऑल्सो कैन बी रिफर्ड टू एज दी वेलोसिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। सो वेलोसिटी ऑफ मनी भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को, या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी भी बोलते हैं। सो इट इज़ द फ्रीक्वेंसी विद विच द टोटल मनी इन सप्लाई इन द इकोनॉमी टर्न्स ओवर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए आप इसी मंथ को ले लीजिए, जून को, इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी मनी जो है सप्लाई में है, द टोटल मनी दैट इज़ इन दी सप्लाई, वो कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्ट होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जो है एक्सचेंज हो रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये जो वेलोसिटी है ना, यही आपकी पेस पूछ रहा है आपसे कि क्या होती है, तो यही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग देन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज एन इंडिकेटर दैट ट्रांजेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली। सो अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ए, बी, सी और डी, ये चार कोई लोग हैं, ठीक है। ए के हाथ से बी के हाथ में पैसे जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। मान लीजिए ए से बी ने कुछ परचेज किया है तो बी ने उसको पेमेंट कर दी, बट अगर ये फर्दर मनी सी और डी के पास तक पहुंचे ही ना तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, घट गई, डिक्रीज हो गई, मनी एक ही पर्सन के पास रिटेन रह गया। बट अगर ए से बी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हो, बी और सी के बीच में हो, फिर ए जो है सी और डी के बीच में, और फिर डी और ए, और इस तरह से आप मतलब वेरियस कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल ना। तो इस तरह से जब मनी एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता है, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और जितने कम ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ही मनी का जो पेस है ना, चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो कम होगा। तो अगर ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग देन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज एन इंडिकेटर दैट दी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिविजुअल आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी मनी के सर्कुलेशन की, उतना ही इससे एक बात आप इंडिकेट कर सकेंगे कि जो ट्रांजेक्शन्स है बिटवीन इंडिविजुअल वो जल्दी हो रहे हैं, है ना। और हायर वेलोसिटी इज अ साइन दैट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सो वेलोसिटी जितनी हाई होगी उतना ही हम ये समझ सकेंगे कि जो सेम अमाउंट ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई में जो सेम यूनिट ऑफ मनी जो है एक्सचेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वही हर ट्रांजैक्शन के लिए, मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, वही सेम मनी जो है यूज़ हो रहा है। और एक बात और क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से सिर्फ कि अ हाई वेलोसिटी इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब भी वेलोसिटी हाई है तो आप समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन भी हाई है। इनके बीच में एक जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, दैट इज़ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी हाई होगी उतना ही हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन होगा। अगर लो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है तो उतना ही इन्फ्लेशन का रेट लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
द फॉर्मूला ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई इनटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा जीडीपी, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से ही जो है डेराइव कर सकते हैं इसको। तो जीडीपी अपॉन मनी सप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मिल जाएगा कि किस पेस पे हमारा मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्ट होकर सर्कुलेट हो रहा है। ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, तो आप ये लिख ज़रूर लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा। जीडीपी अपॉन मनी सप्लाई इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए आपके लिए और शायद आसान हो जाए। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं। लेट अस अज्यूम दैट एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक इकोनॉमी है जिसमें दो इंडिविजुअल है, एक पर्सन कारपेंटर है और दूसरा वाला उसकी ग्रोसरी शॉप है। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर दे एक्सचेंज ₹1000 टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ईच अदर इन जस्ट 4 ट्रांजेक्शन्स। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे 4 ट्रांजेक्शन हुए जिसमें उन लोग ने आपस में ₹1000 सर्कुलेट किए। कैसे कैसे? कारपेंटर है, उसने जो है ग्रोसर के पास जाकर 500 के वेजिटेबल्स ले लिए। कारपेंटर ने मिल्क भी खरीदा जो ₹500 का था पूरे महीने का, उनके ये जो है एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे। ठीक है, और ग्रॉसर है, ही गेट्स सम वर्क डन फ्रॉम कारपेंटर एंड पेज हिम 300। और अगेन ग्रॉसर ने कुछ और भी काम करवाया उनसे, वुडन शेल्फ अपने शॉप में कंस्ट्रक्ट करा है, ₹700 उसके भी दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो 4 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका सम अप कीजिए अगर आप, तो 500 दो ये जो फर्स्ट 2 केसेस हैं उसका मिला के 1000 और ये भी मिला के 1000। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ₹2000 हैव बीन चेंज ड्यूरिंग द ईयर इवन दो इनिशियली देर वर ओनली ₹1000 इन द इकोनॉमी। दिस वॉज बिकॉज ईच रुपी वॉज स्पेंट ऑन न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ट्वाइस अ ईयर। We can say that the velocity of circulation is 2 per year. ठीक है, however only monetary transactions are considered for this situation. For example, if the carpenter gifts something to the grocer, it will not be considered as a transaction to be added in the calculation. So कभी भी कैलकुलेशन में इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन एड अप नहीं होगा कि अगर कारपेंटर ने जो है वेजिटेबल्स खरीदे हैं ग्रॉसर से तो वो उसके बदले उसको कोई और काम उसका फ्री में करके दे दे, या फिर ऐसे जैसे बार्टर सिस्टम में होता था उस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इस तरह से होगा कि कारपेंटर किसी वर्क के अगेंस्ट या किसी सामान के अगेंस्ट उसे कुछ गिफ्ट कर दे तो वो जो है ट्रांजैक्शन में ऐड नहीं होगा। बट हाँ, मॉनेटरी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें हम इस तरह के वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कैलकुलेट करने के लिए ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपस में इन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं 4 ट्रांजैक्शंस में ₹2000 आपस में एक्सचेंज हुए हैं और अर्लियर इट स्टार्टेड फ्रॉम ₹1000। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या है, 2 पर ईयर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन एंड मनी डिमांड। सो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मनी के डिमांड से क्या रिलेशन है ये भी देख लीजिए। सो वेन एवर द इंटरेस्ट रेट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स इज हाई द डिजायर टू होल्ड मनी फॉल्स एज पीपल ट्राई टू एक्सचेंज इट फॉर अदर गुड्स और फाइनेंशियल। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी फाइनेंशियल एसेट्स पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है अगर वो हायर है, जो हायर अमाउंट हायर रेट अगर ऑफर किया जा रहा है किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे, तो डिज़ायर जो होती है लोगों की कि अब मनी वो अपने पास रिटेन करें वो कम होती जाती है एंड दे ट्राई टू एक्सचेंज इट फॉर अदर गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल एसेट पे जो पहले इंटरेस्ट रेट था उससे 2% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करके दे रहा है आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हम ज़रूर से उनकी फाइनेंशियल एसेट को सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्योंकि हमें हायर रेट दिखाई दे रहा होता है कि 2% से हाई जो है हमें ज़्यादा 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसलिए पीपल दे डू नॉट वांट टू रिटेन देयर मनी एंड वो क्या करते हैं उसे गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करने के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन राइजेस। अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी चीज़ का बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन राइज करेगा। हेंस व्हेन द मनी डिमांड इज लो द वेलोसिटी विल बी हाई। सो जब मनी की डिमांड लो होती है वेलोसिटी हाई होती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कन्वर्सली व्हेन द opportunity cost और alternate cost is low, money demand is high and the velocity of circulation is low. So अगर जो opportunity cost है या alternate cost अगर low रहेगी तो money की demand high हो जाएगी और इसी हिसाब से velocity of circulation low हो जाएगा। तो आप ये simply बता सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ से एक summary ले सकते हैं कि velocity of circulation and money demand में inverse relation होता है। अगर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हाई है तो इसका हम सीधा मतलब ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी जो मनी के डिमांड है वो कम है, लो होगी तभी ऐसा हुआ है। और अगर मनी की डिमांड हाई है, मनी डिमांड इज़ हाई, देन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विल बी लो। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से इसका एक साथ में ये लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा कि ये लोग इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। सो ये ही क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर पेपर में आया था, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे मनी सप्लाई और
फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रेगुलरिटी ऑफ इनकम, और शायद एक और ऑप्शन था जो कि करेक्ट, जो कि नहीं है फैक्टर, और इसीलिए उसको करेक्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं आप उन्हें पहले समझ लीजिए, और अगर ये फैक्टर्स आपको क्लियर रहेंगे तो ये पूछे अगर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आप आंसर कर सकेंगे। तो पहला फैक्टर जो मनी की जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसे अफेक्ट करता है, वो है मनी की सप्लाई। यानी कि मनी सप्लाई एंड द वेलोसिटी ऑफ मनी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हम मनी की डिमांड से पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ मनी को रिलेट करके, तो अभी हमने देखा कि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, और ये भी मनी सप्लाई भी वेलोसिटी ऑफ मनी से इन्वर्सली ही प्रोपोर्शनल है। सो इफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट, द वेलोसिटी ऑफ मनी विल राइज एंड वाइस वर्सा। सो अगर मनी सप्लाई कम कर दी जाए, मतलब जितनी यूनिट ऑफ मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में उतना ही रहे, और उसकी सप्लाई हम धीरे धीरे कम कर दें, तो जितना पैसा है ऑलरेडी सर्कुलेशन में, जितना यूनिट ऑफ मनी, वही सर्कुलेट होता जाएगा। यानी इससे वेलोसिटी ऑफ मनी जो है राइज करेगी, हाई हो जाएगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन वही सेम यूनिट ऑफ मनी ट्रांजैक्ट होते रहेंगे आपस में, जब तक और सप्लाई जो है प्रोवाइड नहीं कराई जाती इकोनॉमी में। तो इसलिए जब भी मनी सप्लाई कम है तो वेलोसिटी ऑफ मनी हाई हो जाती है, और अगर ये वेलोसिटी सप्लाई जो है हाई रहेगी तो वेलोसिटी ऑफ मनी विल डेफिनेटली डिक्लाइन। Next is frequency of transactions. As the number of transaction increases, so does the velocity of circulation. तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। बट अगर जितने ही कम ट्रांजेक्शन्स होंगे उतना ही मनी लोगों के पास रिटेन रहेगा, और इसलिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की जो पेस है वो लो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स रेगुलरिटी ऑफ इनकम। सो अगर रेगुलरिटी ऑफ इनकम इनेबल्स पीपल टू स्पेंड देयर मनी मोर फ्रीली एंड लीडिंग टू अ राइज इन दी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। सो अगर किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खर्च कहाँ से करेगा? तो जितनी रेगुलरिटी ऑफ इनकम होगी, रेगुलरिटी ऑफ इनकम बेसिकली दिस इनेबल्स पीपल टू स्पेंड मोर मनी। जितना पैसा रहता है किसी भी पर्सन के पास, वो उतनी ही फ्रीली उस पैसे को खर्च करना चाहता है, तो उसकी एबिलिटी बढ़ती है टू स्पेंड मनी मोर फ्रीली एंड बाइंग अदर थिंग्स। दिस लीड्स टू अ राइज इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। सो इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट कम्स द पेमेंट सिस्टम. So it is also affected by the frequency with which labor is paid, weekly, monthly, bi-monthly, and how fast the bills for various goods are settled. So जैसे ही मंथ की बिगिनिंग में किसी को सैलरी अगर मिलेगी तो वो उसी टाइम उसे स्पेंड करेगा। बट अगर उसे वीकली मिल रही है या मंथली मिल रही है या बाय मंथली यानी कि 2 महीने में एक बार मिल रही है, तो भी वो उसी हिसाब से जो है पेमेंट करेगा या कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाएगा जब उसके पास वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को अफेक्ट करता है। तो जितने तेज़ी से बिल्स या अदर गुड्स और सर्विसेज जो है उनके पेमेंट मिलने के बाद वो जो है उनको पे ऑफ करेंगे या गुड्स को और सर्विसेज को अवेल कराएंगे, तो उतनी ही तेज़ी से सर्कुलेट होगा मनी, और इसी तरह से पेमेंट सिस्टम भी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। सो देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द इकोनॉमी, बिजनेस कंडीशंस एक्सेट्रा। ये सारे भी फैक्टर्स तो हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यही थे जो ऊपर हमने पॉइंट्स की तरह डिस्कस किए। पर आप इन सबको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी ऑफकोर्स फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच आर MCQs. सो आई गॉट फ्यू MCQs जो इससे रिलेटेड लगे मुझे, और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूं कि मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस देखिए मिले जो आपके मनी स्टैंडर्ड्स और गोल्ड स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड थे, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में करेंसी स्टैंडर्ड्स से कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि उनसे रिलेटेड अगर आपको MCQs प्रैक्टिस के लिए जो है इंक्लूड किए जाएँ ये इसी सेशन में तो अच्छा रहेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आप वन लाइनर के फॉर्म में ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आप ज़्यादा टाइम तक इसे याद रख सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट. तो इनमें से सबसे ज़्यादा जिसे हम लिक्विड एसेट ट्रीट करेंगे वो कौन सी है? ऑप्शन है A गोल्ड, B मनी, C लैंड, D इज ट्रेजरी बॉन्ड्स. ऑफकोर्स मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट, एंड मनी को क्यों लिक्विड एसेट के फॉर्म में बोलते हैं? लिक्विड एसेट क्या हो सकती है? कुछ भी जो हम तुरंत से रेडली यूज़ कर सके. तो लिक्विड एसेट्स में मनी ही ऐसी एसेट है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है जिसको आप तुरंत जो है फ्रीली यूज़ कर सके. तो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी एक्सचेंज मोस्ट रेडली विद मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड मिनिमम टाइम. सो यहाँ क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने मेंशन की है, तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. So next question here is question number 2. The number of times a unit of money exchanges hands during a unit
period of time so is known as velocity of circulation of money, speed of circulation of money, momentum of circulation of money और count of circulation of money. तो अभी हम इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे. velocity of circulation of money को ही हम कहते हैं कि the number of times a unit of money has been exchanged hand during a unit period of time, so it is known as velocity of circulation of money. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हिस्टोरिकली द इंडियन रुपी वॉज अ डैश कॉइन, ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर या डी ब्रॉन्ज. तो हमारे यहाँ हिस्ट्री में इंडियन रुपीज़ जो है, इंडियन रुपी सिल्वर का होता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सिल्वर कॉइन को यूज़ किया जाता था पहले के टाइम पे, ठीक है, तो इसलिए आप सिल्वर मार्क कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. ए इज फ्लैट मनी, बी इज लीगल टेंडर, सी इज फिएट मनी, डी इज बोथ बी एंड सी. ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, इन्हें और क्या कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो लीगल टेंडर्स एंड फिएट मनी दोनों ही सही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को लीगल टेंडर्स या फिएट मनी बोलते हैं, फ्लैट मनी नहीं बोलते हैं. ठीक है. So next question is, in the terminology of economics and money demanded, the terms M1 and M2 are also known as. So money and banking या economics से related जब भी आप कोई पढ़ेंगे कोई भी चीज़ें, तो उसमें terminologies यूज़ की होती हैं. M1 और M2 से डिनोट करते हैं हम. तो हम कौन से मनी को, किस तरह के मनी को M1 और M2 से डिनोट करते हैं, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन है ए शॉर्ट मनी, बी इज़ लॉन्ग मनी, सी इज़ ब्रॉड मनी, डी इज़ नैरो मनी. सो M1 और M2 होते हैं आपके नैरो मनी. M1 इज इक्वल टू व्हाट, करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, एंड M2 का मतलब होता है M1 में ही सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक को आप ऐड कर दीजिए तो वो M2 बन जाता है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि M1 और M2 क्या होते हैं, ये हमेशा नैरो मनी में काउंट होते हैं. तो M1 क्या होता है, करेंसी नोट्स, और M2 होता है इसी में जो है आप सेविंग डिपॉजिट्स को ऐड कर लीजिए तो वो M2 बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सेम ही है, पूछ रहा है आपसे M3 और M4 क्या होते हैं. तो जैसे हमने M1 M2 पढ़ा, M3 M4 भी होते हैं. ये भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स और मनी डिमांड से रिलेटेड हैं, और ये कई जगह यूज़ भी होती हैं. कई जगह आपको किसी की थ्योरीज़ में ये मेंशन मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं बेसिकली. तो M3 एंड M4 ये होते हैं आपके ब्रॉड मनी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ब्रॉड मनी. और M3 इज़ M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. और M4 क्या होता है, M3 में ही आप टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अगर आप ऐड कर देंगे तो M4 में M3 में ऐड कर देंगे तो वो M4 बन जाता है. तो इसे अलग से नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि M1 M2 M3 और M4 ये क्या हैं, और M1 और M2 क्या है, नैरो मनी, और M3 एंड M4 क्या है, ब्रॉड मनी. इसे भी ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज़ करेंसी डिपॉजिट रेशियो. CDR पूछा है आपसे कि ये क्या होता है. ऑप्शंस हैं आपके पास. ए इज़ रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट मनी हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट. बी इज़ रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन बैंक डिपॉजिट्स टू दैट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी. C is ratio of money held in demand draft so that the money held in to that of money held in treasury bonds, and D is none of the above. So CDRs का basically मतलब होता है ratio of money held by the public in currency टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स. सी आपको कंफ्यूज करने के लिए ए और बी में कितना माइन्यूट सा डिफरेंस दे रखा है. तो CDR क्या होता है हमेशा कि मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स. जितना करेंसी जो है पब्लिक अपने पास रिटेन करती है, उसका रेशियो अगर मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स के साथ निकालें तो ही आप उसे CDR बोलते हैं. बट यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका जस्ट अपोजिट है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो कंफ्यूज होकर आप इसे भी आंसर कर सकते हैं. तो ये बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा जब भी आप MCQs क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट सी डिफरेंस होती है दो ऑप्शंस में, और हम कंफ्यूज होकर कई बार गलत को टिक कर देते हैं. तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि CDR क्या होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. तो ये पूछा है आपसे कि व्हाट इज रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, RDR. ये क्या होता है. ऑप्शन है आपके पास द प्रोपोर्शन ऑफ मनी RBI lends to commercial bank. B is the proportion to of total deposits commercial banks keep as reserve, and C is the total proportion of money that commercial banks lends to customer, and D is none of the above. तो RDR जो है होता है आपका है ये है proportion of total deposits commercial bank they keep as a reserve. तो reserve deposit ratio से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिजर्व की तरह जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं वो प्रोपोर्शन डिपॉजिट्स का, उसी को आप RDR बोलते हैं, यानी कि रिजर्व डिपॉजिटरी रेशियो.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR ये क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स लेंड टू देयर कस्टमर्स, and B is the fraction of deposits that RBI must keep with the commercial banks. C is the fraction of deposit that commercial bank must keep with RBI. D is none of the above. तो आपसे पूछा है CRR क्या होता है. CRR is the fraction of the deposit that commercial bank must keep with RBI. तो C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. सो यहाँ पे CRR क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट. सो डिपॉजिट का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स दे मस्ट कीप विद RBI, उसी को आप बोलते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो. So this is all for today. Hope the topic is clear to you, and there are many more videos to come, so subscribe if you haven't subscribed yet, and convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.